नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप ऑल ऑफ यू वेल। एक्चुअली बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री भारी होता है, केमिस्ट्री समझ में नहीं होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे इल्यूजन्स माइंड में क्रिएट होते रहते हैं कि रियली आई डोंट अंडरस्टैंड केमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द रीज़न, आई डोंट नो व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड केमिस्ट्री. So first of all, let me introduce myself. I'm Sonu sir. I'll teach you chemistry, but especially I want to tell you why you don't understand chemistry. Especially when you think now that why you don't understand chemistry. The main reason is from the beginning of the standards like 7, 8, 9, 10, you have not understood the little bit basic concept. So that's why you don't understand chemistry. But no need to worry, because today I'll teach you all the basic concepts of chemistry. मीन्स जो भी आज आप पढ़ोगे, जितना भी आपने 7, 8, 9, 10 जो भी आपका छूट गया है, आज वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर कर दूंगा. इससे क्या होगा कि इससे आपको केमिस्ट्री समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. राइट. तो आज हम लोग जो मेनली डिस्कशन करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री. अब कोई पूछेगा आपको व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आप जानते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. साइंस के 3 ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. जिसमें केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. ये केमिस्ट्री का शुरुआत एटम से होता है. याद रखना दोस्तों, एटम. कोई पूछेगा व्हाट इज एटम. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर which cannot be cut down, which cannot be break down, which can't be seen by the naked eyes. It takes part in the chemical reaction. Atom किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल. इसको आसान सी भाषा में समझो कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर, ये मार्कर है, मेरा वॉच है, मेरा टी शर्ट है, कोई भी चीज मैटर से बना हुआ है. मैटर किसको कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैव सम मास एंड कैन बी जज्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर. तो मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हो उसको एटम कहते हैं. एटम केमिकल रिएक्शन में पार्ट्स करते हैं. अब ये एटम कहां पाए जाते हैं? ये एलिमेंट्स में पाए जाते हैं. एटम्स, हर एक एलिमेंट का अपना डिफरेंट एटम्स होता है. हर एक एलिमेंट का अपना डिफरेंट एटम्स होता है. सोडियम है तो सोडियम एक एलिमेंट है तो सोडियम का डिफरेंट एटम होगा. पोटाशियम एक एलिमेंट है, पोटाशियम का डिफरेंट एटम होगा. हर एक एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स हैं वो सब सेम होंगे. उनका शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा. हर एक एलिमेंट का अपना एटम होता है और वो सारे एटम्स उस एलिमेंट में सेम होते हैं. एटम समझ में आ गया. उससे बड़ा पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल. कोई पूछेगा आपको व्हाट इज मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में आप बता देना ये दुनिया का सबसे ऐसा छोटा पार्टिकल है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जिसको आप ब्रेक कर सकते हो. ये फ्री एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. एटम्स और मॉलिक्यूल ये सबसे बेस कंसेप्ट है. याद रखना दोस्तों, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल से ही पूरे का पूरा केमिस्ट्री जन्म लेता है. अब आपको एलिमेंट, कोई पूछेगा व्हाट इज एलिमेंट, तो एलिमेंट का आप डिफाइन कर सकते हैं इट इज द प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट. तो अभी तक टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स. जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. राइट. अब आ जाइए आप एटम के ऊपर. ये एक एटम है, ठीक है. जस्ट सपोज कर लो एटम का शेप स्फेरिकल होता है. आपको मानना है कि ये एक एटम है, ठीक है. ये एटम के अंदर में क्या सब होते हैं? एटम के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके ऑर्बिट पर. ऑर्बिट किसको कहते हैं? उसका जो सर्कुलर पाथ है, एटम का सर्कुलर पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं. इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्बिट कहते हैं. और इलेक्ट्रॉन क्या है? वो डायनामिक पार्टिकल है. वो हमेशा रिवॉल्व करते रहेगा, रोटेट करते रहेगा, रिवॉल्व करते रहेगा, रिवॉल्व करते रहेगा. तो वो रुकने वाली चीज नहीं है. तो जहां पर सबसे ज्यादा चांसेस है इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का, उसको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं. द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल. क्या बोलते हैं उसको? ऑर्बिटल. ये जो आप ऑर्बिट देख रहे हो वो आप लोगों ने 8, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा, भूल गए होंगे अभी,
K L M N, इस तरह से ऑर्बिट है, बहुत ज्यादा ऑर्बिट है। टोटल अभी तक पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, तो अभी तक 7th ऑर्बिट है। ऐसा लेकिन जरूरी नहीं है, फिर भविष्य में बहुत सारे एलिमेंट्स खोजोगे तो और ज्यादा ऑर्बिट्स का। अभी हमारे पास 7 ऑर्बिट है, जिसमें टोटल ऑर्बिटल जो है वो 4 है। कितने हैं? 4, S P D F, 4 ऑर्बिटल्स। इतना याद रखना है आपको, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल। अब ये सारी चीजें आप समझ गए, एटम समझ गए, ऑर्बिटल समझ गए, ऑर्बिट समझ गए। इसी ऑर्बिट को शेल भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसको कहा जाता है, याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये चारों ऑर्बिटल s p d f, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये 2 वर्ड याद रख लेना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब तुमको मैं बता देता हूं, s p d f, ये चारों ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। s के अंदर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक ही ओरिएंटेशन है, तो एक ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन। p के पास 3 ओरिएंटेशन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। d के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ओरिएंटेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। f के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 7 ओरिएंटेशन, 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर तुमको कोई पूछेगा ये कैसे सर पता चला कि इसके अंदर इतने ओरिएंटेशन है, तो याद रखना, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन निकालने के लिए, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस अगर किसी भी ऑर्बिटल का निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2l+1। अब ये l क्या है पूछोगे? l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। जैसे देख लो, s के लिए 0 है तो 2 × 0 + 1 तो 1 हो जाएगा। s के पास एक ओरिएंटेशन, p ऑर्बिटल का 1 होता है, 2 × 1 + 1, 2 1 = 2 + 1 3, तो 3 ओरिएंटेशन। तो ये सारे ओरिएंटेशन इस तरह से आप निकाल लोगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इसके अंदर में अकोमोडेट होगा वो भी आप निकाल लोगे। अब एटम का जो सबसे मेन चीज है, सबसे बड़ा, एटम्स के बारे में अगर आपको जानना है और ज्यादा कि आखिर एटम क्या है, बहुत दिनों से सुन रहे थे एटम, तो अब ये एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी निकाले जा सकते हैं और उसके अंदर में ऐड भी किए जा सकते हैं। अब जैसे मान लो, जैसे सपोज करो कि ये एटम का न्यूक्लियस, ये सब तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ये चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है। जैसे देख लो, ये हमारा न्यूक्लियस, क्या है ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या सब होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये हमारा ऑर्बिट है, क्या है ये? ऑर्बिट। इसके अंदर में समझ जाओ कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस था, छोटा सा न्यूक्लियस। ये ऑर्बिट नंबर 1 K, दूसरा L, तीसरा M और एक कर दो N। ठीक है? K के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी ऑर्बिट में बोर ने कहा था 2n² मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट। कोई पूछेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बता सकते हो तुम लोग? 2 × 1² दैट इज इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो 2 × 2² दैट इज इक्वल टू 8। तो उसी तरह याद रखना, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल होते हैं। कोई पूछेगा अच्छा हाँ, यहाँ पर तुम लोग बोल सकते हो कि सर कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, सेकेंड ऑर्बिट में कितना है? तो जैसे मैंने तुम लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताया था, उसी तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर का फॉर्मूला होता है 0 to n-1, कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में कितने होंगे। अगर मान लो n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? l की वैल्यू 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर n की वैल्यू 2 है,
सेकेंड है, तो L की वैल्यू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अगर L की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अगर N की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है, तो मैंने एक तुमको फॉर्मूला बताया, L इज इक्वल टू 0 टू N माइनस 1, जिसमें S इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 2, F इज इक्वल टू 3। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर्स है। क्या है ये? एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। समझ में आ रहा है? अब देख लो यहां पर, जैसे फर्स्ट में टोटल n इज इक्वल टू 1 तो L इज इक्वल टू 0, S 0, S में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में 0 टू n माइनस 1, सेकेंड ऑर्बिट में 0 टू n माइनस 0 2 माइनस 1 मतलब 0 और 1 दो रह सकते हैं, मतलब 0 और 1। S ऑर्बिटल भी रहेगा और P ऑर्बिटल भी रहेगा। समझ में आया? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे S और P मिलाकर के? S और P मिलाकर के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? तो इस तरह से किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये तुमको पता चले, क्योंकि तुमको पता है कि S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, P ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और F ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन। ये याद रख लेना। और S की वैल्यू 0 मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर यहां पर। ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक कांसेप्ट्स है केमिस्ट्री का, कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं तुमको बताता हूं, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन भी होगा किसी भी ओरिएंटेशन में। किसी भी ओरिएंटेशन में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन। न्यूट्रल एटम होता है, लेकिन उसमें डिफर क्या करता है? उसमें डिफर करता है न्यूट्रॉन। डिफर क्या करता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अलग। तो अगर किसी भी एलिमेंट का तुम्हें एटॉमिक नंबर पता है, क्या पता है? एटॉमिक नंबर। पहले कैसे लिखते हैं याद रखना। जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है जिसको x से हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे देखना z लिखा रहता है, यहाँ पे a। तो ये जो है तुम्हारा एटॉमिक नंबर है। क्या है ये? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एलिमेंट। और ये होता है एटॉमिक मास। क्या होता है ये? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो भी कहो। तो ये होता है P प्लस M। A इज इक्वल टू होता है P प्लस M और Z इज इक्वल टू होता है P। P प्लस N मतलब मास, एटॉमिक मास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और Z मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इतना समझ गए? अब जैसे किसी भी एलिमेंट में से तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। अब पूछो तुम सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? कैसे हम किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव या इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं? पूछ सकते हो। तो मैं तुमको एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूं। किसी भी एलिमेंट में से अगर तुम इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हो, लूज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? उसके लिए तुमको, जैसे मान लो सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एक सॉलिड है, इसको तुमको गैसियस करना पड़ेगा। और गैसियस करने के बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तुम रिमूव कर सकते हो। इसको कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। द minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization potential. तो किसी भी एलिमेंट में से तुम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दोगे, फ्लोरीन गैसियस एटम है, गैसियस उसमें एक तो F माइनस हो जाएगा। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आया? एलिमेंट में तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो। प्रोटॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होंगे, उसके आयंस चेंज होंगे, चार्ज चेंज होंगे, कैटायन और एनायन हो सकते। समझ में आ रहा है? अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे ज्यादा बताऊंगा, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे कि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि केमिस्ट्री हमेशा इजी लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए केमिस्ट्री बहुत हार्ड। That's all. Thank you very much. Don't forget to like and subscribe the channel. Share this video with your friends. Thank you very much.